हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सूलो को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मेरा हस्बैंड सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार है और मेरा गोल है कि मैं इसको बुलवाऊँ। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड ऊंची बोलकर फंग यान, जो कि हमारा मेल लीड है, उससे पूछती है, सर क्या आप खाना लेंगे? तो वहाँ पर काम करने वाली दूसरी मेड, जो कि काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रही थी, वो फंग यान को सॉरी कहती है और फंग के जाने के बाद वो न्यू मेड से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि विदाउट परमिशन मत बोलना, सर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसे नौकरी से निकाल देती है। फिर दिखाते हैं कि फंग सोफे पर बैठा हुआ था। तभी सूलो सोचती है, मेरा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम दिखता है, इतना हैंडसम आदमी, इसको पटाना तो काफ़ी मुश्किल होगा। और फंग सोचता है कि हमारी शादी सिर्फ घर के बड़ों की वजह से हुई है, जिसमें प्यार तो बिल्कुल नहीं है। वैसे ऐसी शादी का एक फ़ायदा है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर रहेंगे। लेकिन तभी सूलो उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और कहती है कि क्या हम साथ में खाना खाएं, लेकिन वो सिर हिला के मना कर देता है। सू कहती है कि खाना तो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई भी भला अपना खाना कैसे छोड़ सकता है? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं विडो नहीं बनना चाहती। शायद ये शर्मा रहे हैं। मैं कुछ और बार पूछती हूँ और वो नॉन स्टॉप उसके इर्द गिर्द बोलने लग जाती है कि खाना खाएं, खाना खाएं, खाना खाएं, प्लीज़ खाना खाएं, और उसकी इतनी बुरी हालत कर देती है कि वो बेचारा हाँ करने पर मजबूर हो जाता है। और फिर सूलो आंट जंग, जो वहाँ की पुरानी मेड है, उनके साथ खाना बनाने चली जाती है। इस वजह से घर में इतना शोर था कि फंग यान डर ही गया कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो खाना खा रहे थे, लेकिन सूलो की बातें वहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो बेचारा फंग सोचता है कि ये खाना खाते हुए इतना कैसे बोल सकती है, और इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है कि हम लोग वैसे भी बहुत कम मिलते हैं, अगर आज आप घर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम बातें ही कर लें। आंट जंग सोचती हैं, लगता है ये पागल हो गई है, सर के साथ बातें, शायद इसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। तो सूलो फिर कहती है, मुझे आपसे बातें करनी हैं। तो वो कहता है कि मुझे और इरिटेट करे, इससे पहले वो अपना सिर हिलाकर हाँ बोल देता है। सू कहती है, बात करते टाइम आप सिर्फ हाँ या ना नहीं कर सकते, मुझे सही वाली बात करनी है आपसे। तो वो नोटबुक निकाल लेता है, जिसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब लिख कर दूंगा। तो सू कहती है, वाह आप तो बहुत स्मार्ट हैं। तो वो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है। सू सोचती है, ऑनलाइन बताया था कि आदमियों की साइकोलॉजी बिल्कुल बच्चों की साइकोलॉजी की तरह होती है, इनकी तारीफ़ करने से हमेशा काम बन जाता है। फिर वो उससे कुछ सवाल करती है और उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है और सोचती है, कितना बुरा है ना, कितना हैंडसम है, लेकिन म्यूट है, पर कोई बात नहीं, ये जितना हैंडसम है मुझे तो कबूल है। फिर सू कहती है कि ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको भी लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ और जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं? तो फिर वो उसकी तरफ प्यार से देखता है और कहता है, नहीं ठीक है। ये देखकर सू खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था। उसको खुश देखकर फंग भी मुस्कुरा देता है। तो वो कहती है, चलो फिर सोने चलते हैं, और ये सुन के फंग के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि फंग नहाकर जब बाहर आता है तो सू उसको ही बस देखती रहती है और सोचती है, क्या इतना हैंडसम आदमी कभी मेरा हो पाएगा? फिर फंग उसे देखता है और अपनी बॉडी को छुपाकर सोफे पर लेट जाता है। सूलो ये देखकर उदास हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है, कोई बात नहीं, आज हम एक रूम में सोए हैं, कल हम एक बेड पर सो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद हम दोनों साथ होंगे। और उसके बाद कुछ सोचकर हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सूलो ऑफिस में नैप ले रही थी। उसी टाइम उसकी कॉम्पिटिटर जाओ मिली आकर उसे बोलने लग जाती है कि तुम क्या इस कंपनी की ऑनर हो? जो तुम्हारा दिल करेगा तुम वो करोगी, अगर तुमने सोना ही है तो तुम काम छोड़ दो ना। तो सूलो कहती है कि लंच ब्रेक में नैप लेना गलत तो नहीं है ना, मैं लंच ब्रेक में जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या? फिर उसकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर जाती है जहाँ जिसमें लिखा था कि इस कंपनी को फंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना है। तो उसकी दोस्त कहती है कि अगर फंग कॉर्पोरेशन को हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लग गया तो हमारे तो मज़े हो जाएंगे। जाओ मिली कहती है कि तुम फंग कॉर्पोरेशन के सामने शोखियाँ मारने की कोशिश मत करना, वैसे भी मिस्टर फंग मैरिड हैं और कुछ दिनों में वो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए भी आएंगे, तो ख्याल करना। फिर वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है और पूछती है, क्या आज हम बारबेक्यू पर चलें, मैं ट्रीट देती हूँ आपको। तो वो मना कर देता है। फिर उससे गलती से सूलो की एक पोस्ट लाइक हो जाती है जिसमें उसने एक हैंडसम एनिमी की फ़ोटो लगाई हुई थी। सूलो को लगता है कि फंग को यह एनिमी पसंद है, इसीलिए वो उसे उस एनिमी से रिलेटेड और भी वीडियोस भेजती है, जिससे फंग काफ़ी इरिटेट हो जाता है।
रात को जब वो घर आता है तो साथ ही वो उससे एनिमे के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या आपने मेरी भेजी हुई सारी वीडियोस देखी, क्या आपको वो वीडियोस पसंद आई, अगर आपको पसंद आई हैं तो क्यों ना हम सारी की सारी एपिसोड्स देखें। तो वो कहता है क्या तुम ये हैंडल कर पाओगी। तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, जिस चीज़ से मुझे प्यार है उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो वो सोचता है कि हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और इसका रवैया मेरे साथ, खैर जाने दो। और इसके बाद लिखता है कि अच्छा ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। जिसे देखकर सूलो खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना हम आज रात का प्रोग्राम फिक्स कर लें। ये सुनकर फंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और लिखता है आज रात का प्रोग्राम काफ़ी जल्दी नहीं होगा। तो वो कहती है ओके कोई बात नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो काफ़ी बिजी होते हैं। और फिर खाना पकाने किचन में चली जाती है। उसके जाने के बाद फंग सोचता है ये थोड़ी सिली तो है बट फिर भी मुझे रिस्पेक्ट देती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रहा हूँ इसके साथ। रात को सू से कहती है मैंने सुना है कि हर मंथ एक डॉक्टर आपको चेक करने के लिए आता है, तो क्यों ना इस बार मैं आपके साथ चलूँ। मैंने सुना है कि ऐसे केसेस में अगर फैमिली सपोर्ट हो तो अच्छा होता है। वो सोचता है कि ये कितनी स्वीट है और कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। तो वो सोचती है आखिर ये माने भी हैं या नहीं। फिर आनजंग उसे कहती है कि सर किसी को अपने साथ ट्रीटमेंट में नहीं लेकर जाते क्योंकि उससे उनकी एक्सीडेंट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो सू कहती है क्या एक्सीडेंट, कौन से एक्सीडेंट की वजह से, क्या बोल रही हैं आप, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन आनजंग उसे कुछ भी नहीं बताती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में भी सू उसकी एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है। शाम को घर आने के बाद वो जानबूझकर फंग को तंग करने के लिए लाउड स्पीकर में म्यूज़िक चला देती है। फंग इससे काफ़ी इरिटेट होता है और जाकर उसका आईपैड बंद करके उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। सू को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो किसी फेस बनाती है, लेकिन वो उसके लिप्स पकड़ लेता है और लिखता है कि मेरा काम ख़त्म हो जाए तो रात को हम इस पे बात करेंगे, और फिर चला जाता है सू के अरमानों पे पानी फेर के। नेक्स्ट डे सू के ऑफिस में पता चलता है कि आज फंग यान उनके ऑफिस में विजिट के लिए आ रहा है। तो सू की दोस्त कहती है कि तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस रात को सही से सोई नहीं। और सोचती है फंग ने कहा था कि रात को वो मेरे पास आएगा, लेकिन वो पूरी रात आया ही नहीं, लायर कहीं का। नेक्स्ट डे फंग सू के ऑफिस जाता है। वहाँ सू अपनी टीम के साथ काम कर रही थी और फंग बस उसे देख ही जा रहा था, लेकिन सू उसको देखकर भी उसे अनदेखा कर रही थी, उससे बात ही नहीं कर रही थी। फिर फंग वहाँ से चला जाता है। सू 3 घंटे बाद जब अपना काम ख़त्म करके बाहर वापस आती है तो फंग वहाँ 3 घंटे से उसका वेट कर रहा था। तो फिर वो उसकी कार में बैठ जाती है। जाओ मिली सोचती है कि सू फंग को फंसाना चाहती है। फिर वो कहती है कि देखना अब मैं इस मासूम दिखने वाली लड़की का क्या हशर करती हूँ। नेक्स्ट दिखाते हैं कि कार में बैठकर सू को पता चलता है कि फंग कॉरपोरेशन ने उसके प्रोजेक्ट में 80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और फंग का शुक्रिया अदा करने लगती है और कहती है सर हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, आप फिक्र मत करें। रात को वो फंग से कहती है कि आप जब से हमारी शादी हुई है सोफे पर सो रहे हैं, क्यों ना आज आप मेरे साथ बेड पर सो जाएं। लेकिन वो प्यार से उसे बेड पर बिठाता है और खुद आकर सोफे पर सो जाता है। नेक्स्ट डे फंग सू को मैसेज पे कहता है सैटरडे को कहीं बाहर चलें क्या। तो सू खुशी खुशी मान जाती है। थोड़ी देर के बाद सू के बॉस उसे गुस्से से बुलाते हैं। दूसरी तरफ फंग के ग्रैंडपा उसे सू के साथ डिनर पर इनवाइट करते हैं और फंग मान जाता है। फिर फंग का असिस्टेंट उसे कहता है कि मैडम के बारे में मैंने उनकी कंपनी में कुछ बातें सुनी हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि मैडम किसी मैरिड आदमी के साथ इन्वॉल्व हैं। ये सुनकर फंग गुस्से से फॉर्चून कंपनी जाता है। दूसरी तरफ सू लो अपना सामान लेकर ऑफिस से निकलती है। तभी कुछ लड़कियां वहां आ जाती हैं और आकर सू को बुली करने लगती हैं, ये कह के कि तुम पैसों के लिए एक मैरिड आदमी को सिड्यूस कर रही हो। जाओ कहती है हाँ मैंने खुद इसे मिस्टर फंग की कार में बैठते हुए देखा है, तुम बहुत शेमलेस हो। तो सू उसे स्लैप करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे शेमलेस कहने की, जिस पर जाओ गुस्सा हो जाती है और सब लड़कियां मिलकर उसे बुली करने लगती हैं। तभी फंग यान वहाँ पर आ जाता है और सू उसके पास जाकर कहती है कि आज मैं आप सबको फॉर्मली अपने हस्बैंड से मतलब फंग यान से मिलवाती हूँ। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं और फिर सू लो की तारीफ़ करने लगते हैं। जाओ सोचती है अब मेरा क्या होगा, फंग फैमिली तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो सू की दोस्त उससे पूछती है कि अगर तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला तो तुम सामान लेकर कहाँ जा रही थी। तो वो कहती है वो तो सर ने मुझे 5 दिन के बिजनेस ट्रिप पर भेजा है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू फंग से पूछती है आप अचानक यहाँ कैसे आ गए। तो वो कहता है कि आज हमें ग्रैंडपा से मिलने जाना था। फिर वो जैसे ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं फंग सू को फ़ौरन वेस्ट से ग्रैब कर लेता है। तो सू सोचती है
पहले तो कभी मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया और अब अचानक मेरी कमर ही पकड़ ली और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने और क्लोज कर लेता है और किस करने लगता है। तभी उनका सर्वेंट वहाँ आकर उन्हें लेने आ जाता है और कहता है कि मास्टर वहाँ पर हैं। फिर जब वो अंदर जाने लगते हैं तभी फंग यान का छोटा भाई फंग बे वहाँ आ जाता है और अपने भाई को देखकर सोचता है, भाई ये भाभी की वेस्ट है जिसको आपने पकड़ा है, और उन दोनों को ग्रीट करता है। फिर फंग यान उसे मैसेज करके कहता है, तुम कचरे से कपड़े उठाना कब बंद करोगे? तो वो कहता है ये कचरा नहीं है, और उससे डर के कहता है हाँ ठीक है भाई, मैं घर जाकर बदल लूँगा। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं और ग्रैंडपा से मिलते हैं। सूलो भी जल्दी ग्रैंडपा से घुल मिल जाती है और ग्रैंडपा के साथ मिलकर फैमिली एल्बम देखने लग जाती है। फंग यान भी उन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी खुश था। फिर तभी वहाँ पर एक और करैक्टर फंग यी की एंट्री होती है, जो फंग यान का सबसे छोटा भाई है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो सब डिनर कर रहे थे। वहाँ फंग यी और फंग बे दोनों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन फंग यान के एक इशारे से डर कर वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जब वो दोनों घर जा रहे थे उसी टाइम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडमा सू को बता रहे थे कि फंग बोल सकता है, और ये तब की बात है जब उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये शौक इतना बड़ा था कि वो म्यूट हो गया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सू सोचती है, मुझे नहीं पता था कि इनका पास्ट इतना ज़्यादा ट्रेजिक होगा। डोंट वरी, मैं आपको ज़रूर ठीक करूँगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू फंग से कहती है, मुझे मंडे को 5 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, बट आप फिक्र ना करो, मैं सैटरडे को होने वाली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट आपकी मिस नहीं करूँगी। तो वो कहता है ठीक है, और सू की खूबसूरती के अंदर ही खो जाता है। फिर वो जाकर शावर लेता है और शावर को सूलो की हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। दूसरी तरफ सूलो को उसके कोलीग का मैसेज आता है कि वो मंडे के बजाय आज रात को ही ट्रिप पर निकल रहे हैं। वो फीमेल कोलीग का पूछती है कि क्या कोई फीमेल कोलीग भी साथ है, तो वो कहता है नहीं, बस हम दोनों ही हैं और एक मेल कोलीग ही है होता है उसके साथ। फिर वो अपने मेल कोलीग शी सेनान के साथ ट्रिप पर चली जाती है और फंग यान उसे उसके मेल कोलीग के साथ देखकर जेलस हो रहा होता है। इसी तरह 5 दिन गुजर जाते हैं और सू ने फंग को कोई मैसेज भी नहीं किया था। फंग को घर काफ़ी सूना लग रहा था और वो उसे काफ़ी याद भी कर रहा था। नेक्स्ट डे सू लो ट्रिप से वापस आ जाती है और अपने ऑफिस कोलीग के लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट लेकर आती है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या लू तुम काफ़ी थकी थकी लग रही हो, क्या मिस्टर फंग बेड पर काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं? लू सोचती है अगर इनको पता चला कि मैंने अभी तक मिस्टर फंग के साथ नाइट स्पेंड ही नहीं की तो ये काफ़ी एम्बैरसिंग हो जाएगा ना। तो सू भी शोकी में कह देती है कि हाँ, हम तो एक दिन में 8-8 बार साथ होते हैं। तो उसके सारे कोलीग्स कहते हैं वाह कितना अमेजिंग है ना। फिर उसकी दोस्त उसे बताती है कि जाओ मिली को फायर कर दिया गया है और इसके लिए तुम्हें अपने डोमिनेटिंग सीईओ हस्बैंड को थैंक्स कहना चाहिए। फिर लू घर फंग से मिलने जाती है। दूसरी तरफ फंग को लू की कंपनी से कोई लड़की मैसेज करके बताती है कि फंग, लू ने हमें बताया है कि तुम दोनों दिन में 8 बार इंटीमेट होते हो, ये कितना अमेजिंग है ना। और फंग ये सुनकर ब्लश करने लग जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू डॉक्टर के पास फंग का वेट कर रही थी क्योंकि आज सैटरडे था और फंग की अपॉइंटमेंट भी थी। तो फंग उसे कहता है, तुम कंपनी में ये बता रही हो कि हम दिन में 8 बार करते हैं? तो सू कहती है, इस बारे में प्लीज़ हम घर जाकर बात करें, प्लीज़ यहाँ पर कुछ मत कहना। फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जहाँ पर ब्लिंकिंग लाइट्स की वजह से फंग काफ़ी डर जाता है, लेकिन सू उसे कंफर्ट करने लग जाती है और उसके लिए गाना गाती है जिससे उसके लिप्स मूव होते हैं। तो डॉक्टर कहता है, मिस्टर फंग ने पहली बार बोलने की कोशिश की है, आपको इनमें इमोशनल फ्लक्चुएशंस लाने होंगे। तो सू ऑफिस में बैठकर यही सोच रही होती है कि मिस्टर फंग्स के इमोशन को कैसे ट्रिगर करूं, और उस पर काम का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो स्टोरी डालती है कि ना मैं सही से सोई हूँ, ना मैंने कुछ खाया है, और काम भी बहुत ज़्यादा है, काश कोई फ्रेंच मील पर ले जाए मुझे। और ये स्टोरी फंग देख लेता है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि परसों एक बिज़नेस फ्रेंड ने आपको फ्रेंच डिनर पर इन्वाइट किया है। फंग को बिज़नेस डिनर पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सू के लिए वो मान जाता है क्योंकि उसे फ्रेंच डिनर खाना था। फिर वो सू को फ्रेंच डिनर के बारे में बताता है और वो भी खुशी खुशी मान जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो दोनों एक डिनर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर सब लोग उनको देखकर काफ़ी हैरान थे कि वाह, मिस्टर फंग एक लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं। वैसे ये लड़की है तो प्यारी, पर कुछ लड़कियाँ उनसे जेलस भी हो रही थी। तो वो फंग यान की बुराई करने लग जाती हैं और कहती हैं, लड़की चाहे जितनी मर्जी प्यारी हो, शादी तो म्यूट से ही हुई है ना, कितनी ज़्यादा अनलकी है ये। तो सू जाकर उनसे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड म्यूट नहीं है, उनका जब दिल करेगा वो बोलेंगे। लेकिन वो लड़कियां बदतमीज़ी करने लग जाती हैं।
तो फंग आखिरकार सू के लिए बोल लेता है और उनके सामने सू का नाम ले लेता है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू जाकर अपने पेरेंट्स को ये खुशखबरी सुनाती है और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे और सू से कहते हैं कि तुम फंग को डिनर पर ज़रूर लाना। तो वो कहती है ओके, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। फिर जब वो घर जाती है तो वो जान के फंग से बात करने के तरीके ढूंढती है ताकि वो और ज़्यादा बोलने लग जाए और उसे अपने मॉम डैड के डिनर के इनविटेशन के बारे में भी बताती है, लेकिन फंग जवाब नहीं देता। तभी सू की एक कुलीग उसे कॉल करती है जिससे वो बहुत खुश होकर बात कर रही थी। तो फंग सोचता है कि शायद इसे बातें करना पसंद है। तो वो कहता है ग्रैंडपा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो वो कहती है मेरे बारे में पूछ रहे थे? ओह ओके, गॉट इट, वो हमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि फंग बात लेता है और बाहर आने के बाद सू को हग कर लेता है। सू को ये अजीब सा ख्वाब देख रही थी जिसके अंदर किसी हस्की ने उसे बाइट कर दिया था, तो वो नींद के अंदर फंग को हस्की समझकर बाइट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फंग को गुड मॉर्निंग कहती है और उसको अपने ड्रीम के बारे में बताने लगती है कि मैंने कल रात को हस्की का ख्वाब देखा। वो मुझे बाइट करने वाला था लेकिन मैंने उसे ही बाइट कर लिया, बट वो बहुत ह्यूमन लाइक फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद उसे फंग के हाथ के ऊपर बैंडेज नज़र आती है तो वो पूछती है ये आपको चोट कैसे लगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तो वो सोचती है कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही। नेक्स्ट दिखाते हैं कि फंग अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहा था कि कल रात सू के पास जाने से मेरी हार्ट बीट तेज़ क्यों हो गई थी, आखिर मुझे हो क्या रहा है, शायद मैं थोड़ी देर सो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। वहाँ सू गिरने लगती है लेकिन फंग उसे गिरने से बचा लेता है और उसकी खुशबू में ही खो जाता है और उसके करीब आकर उसको किस करने लगता है, लेकिन तभी सर्वेंट वहाँ आ जाता है। फिर वो दोनों जाकर ग्रैंडपा से मिलते हैं और ग्रैंडपा भी सू को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर सू कहती है ग्रैंडपा मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं गुड न्यूज़ बेटा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तो वो कहती है नहीं नहीं ग्रैंडपा, ऐसी कुछ बात नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि 2 दिन पहले फंग यान ने कुछ वर्ड्स बोले थे जिससे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गिफ्ट के तौर पर सू को ज्वेलरी देते हैं और 2 आइलैंड भी उसके नाम पर कर देते हैं। सू कहती है ग्रैंडपा ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन ग्रैंडपा उसे एक होटल भी गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे घर की पहली बहू हो, वैसे भी सब तुम्हारा ही है, आज तुमने हमारी खुशियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, मेरा पोता बोलने लग गया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तो ये गिफ्ट बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो फिर वो सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेती है। उसके दोनों भाई भी ये सुनकर बहुत हैरान थे कि फंग यान बोलने लग गया है। फिर उसके बाद वो दोनों जाकर फंग और सू को ग्रीट करते हैं। सू फंग यू से तो अच्छे से बात करती है लेकिन फंग बे से नहीं। इससे फंग बे को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, तो वो बाद में पूछता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, आप फंग यू से तो अच्छे से बात करती हैं बट मुझसे नहीं। तो वो कहती है क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा पोलाइट है और ग्रैंडपा को ओल्ड मैन भी नहीं बुलाता। तो वो कहता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अब से उन्हें ग्रैंडपा ही बुलाऊंगा, ओल्ड मैन नहीं। तो वो कहती है ठीक है और फिर चली जाती है और फंग भाई भी काफ़ी खुश था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू अपने घर आकर काफ़ी खुश थी और सोचती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड की वजह से आज मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, तो मुझे भी तो उन्हें कोई गिफ्ट छोटा सा देना चाहिए ना। फिर वो जाकर उसकी वार्डरोब देखती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सूट्स ही थे। तभी फंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे देख के सू उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है और कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही आपकी वार्डरोब देख रही थी, और चली जाती है। फंग सोचता है कहीं इसे मेरे आउटफिट्स नापसंद तो नहीं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू को ऑफिस के काम के लिए किसी अच्छी लोकेशन की ज़रूरत थी। तभी फंग के ग्रैंडपा का असिस्टेंट वहां आता है और सू को बताता है कि स्पेनिश रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये सुनकर उसके सारे कोलीग्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम शूटिंग के लिए इसी रिजॉर्ट में चले जाते हैं, वैसे भी अब यह रिजॉर्ट सू के नाम पर है। तो सू कहती है ठीक है, कल मैं जाकर रिजॉर्ट में सब कुछ देखती हूँ और चेक करती हूँ, उसके बाद 3-4 दिनों में तुम लोग भी वहाँ पर आ जाना। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब फंग घर आता है तो वहाँ उसके लिए बहुत से ब्लैक गिफ्ट्स पड़े होते हैं। तभी सू वहाँ आती है और कहती है कि आपको ब्लैक कलर पसंद है ना, इसीलिए मैंने आपके लिए सारे के सारे गिफ्ट्स ब्लैक कलर में मंगवाए हैं। ये देखकर फंग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है मुझे ये गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। फिर सू वो होटल देखने जाती है जो उसे काफ़ी पसंद भी आता है। फिर उसकी नज़र फंग बे पे पड़ती है जो वहीं पर था, तो वो सोचती है क्यों ना फंगयान को भी यहीं पर बुला लूँ। फिर वो उसे कॉल करती है और बुला लेती है और कहती है कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर आई हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि एक्साइटमेंट में मैं कुछ खास कपड़े लाना ही भूल गई, तो प्लीज़ क्या आप मेरे लिए वो कपड़े ले आएंगे।
फिर वो घर से उसके कपड़े लेता है और उससे मिलने निकलता है। दूसरी तरफ फंग ही भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को फंग भी पसंद करता था। इसी वजह से वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन सू उन्हें रोकती है, बट गलती से उससे उनका धक्का लग जाता है और वो गिरने लगती है। पर उसी टाइम फंग वहाँ पर आकर उसे गिरने से बचा लेता है। फंग भाई सू से इसके लिए माफ़ी मांगता है और सू भी उसे माफ़ कर देती है। तो फंग कहता है कि अगर दोबारा अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो वो दोनों अपने भाई को बोलता देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और उससे डर कर लड़ाई छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सू सोचती है कि अच्छा हुआ फंग यहाँ आ गए, वरना तो मुसीबत ही हो जाती। फिर वहाँ पर सू के कुछ बुरे रिलेटिव्स आ जाते हैं जिन्होंने हमेशा उसे तंग किया था। वो लोग फंग यान को देखकर भागकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम सू लो के रिलेटिव्स हैं और ये सब इसके बहन भाई। तो सू कहती है कि हा 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 हा, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ और मेरे पेरेंट्स के भी कोई बहन भाई नहीं थे। तो वो अंकल कहते हैं कि कज़न्स भी तो बहन भाई होते हैं ना, तुम्हारे कोई सिबलिंग्स नहीं है तो तुम्हें तो फैमिली की ज़्यादा कदर करनी चाहिए और अपने कज़न्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो फंग उसे इशारे से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। तो उसके अंकल कहते हैं सू, तुम्हें अपने कज़न त्यांगशी को कंपनी में अच्छी सी जॉब देनी चाहिए, इससे तुम्हारी ही इज्जत बढ़ेगी। तो वो कहती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो HR मैनेजर को बुलाती है और कहती है ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, आप इनके फेसेस अच्छे से याद रखिएगा। अगर इनमें से किसी ने भी कभी भी जॉब के लिए अप्लाई किया तो इनको बगैर इंटरव्यू लिए ही रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये सुनकर उसके रिलेटिव्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, त्यांगशी तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। तो वो कहती है मैं ख्याल ही तो कर रही हूँ, अगर त्यांगशी की जगह मेरा अपना भाई भी होता तब भी मैं यही चाहती ही कि उसे उसके मेरिट के अकॉर्डिंग जॉब मिले, किसी सिफारिश से नहीं। और मैनेजर से कहती है कि अगर इनमें से कोई कभी रूम भी लेने आए तो इस होटल में तब भी लोगों को कोई डिस्काउंट मत देना। तो फंग यान कहता है आप सब मैडम की सारी बातें याद रखना, क्योंकि आज से यही आपके रियल बॉस हैं। फंग को बोलता देखकर सारा स्टाफ हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मिरेकल है, मैडम के आने से इतना बड़ा मिरेकल हो गया, वाओ। और सब जाकर सू से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर सू के रिलेटिव्स भी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टाफ कहता है मैम, आपकी फ्रेंड चेन ने यहाँ आप दोनों के लिए एक रूम बुक करवाया है। फिर जब वो दोनों उस रूम में जाते हैं तो वहाँ हनीमून के लिए कपड़े रखे होते हैं। ये देखकर सू शर्मा जाती है और सोचती है तो चेन मैडम, ये अरेंजमेंट करवाई है आपने, लेकिन अब मैं फंग को ये सब कुछ कैसे समझाऊंगी। तो वो कहती है एक्चुअली हमने यहाँ पर शूट करना है ना, इसलिए ये कपड़े यहाँ पर हैं, मैंने ही मंगवाए हैं। तो फंग कहता है ओके, क्योंकि वो भी काफ़ी शर्मा रहा था। फिर सू मौका देखकर वहाँ से चली जाती है। रात को सू की दोस्त उसे बताती है कि शीश सेनान के साथ उसको दोबारा काम करने के लिए चुना गया है और ये शीश सेनान की काफ़ी तारीफ भी करती है। तो सू भी अपने फ्रेंड से बात करते हुए कह देती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मैंने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा है। और ये सब कुछ सुनकर फंग काफ़ी जेलस हो रहा था और सोच रहा था कि ओह अच्छा, तो इसने शीश सेनान से सब कुछ सीखा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फंग ऑफिस में था, तभी सू उससे मैसेज पे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स आपको डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या हम इस थर्सडे चलें। तो वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, हम चले जाएंगे। फिर वो दोनों सू के पेरेंट्स के घर डिनर पर जाते हैं। वहाँ सू की मॉम पूछती है यान, हमारी लू आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करती ना। तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। सू के पेरेंट्स भी उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो सब डिनर करते हैं जहाँ पर लू कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी। फिर फंग उसे और ड्रिंक करने से रोक देता है और कहता है अब घर जाने का टाइम आ गया है। फिर जब वो दोनों घर जाने लगते हैं तो सू नशे में फंग को किस करने लगती है, लेकिन किस करने से पहले ही वो वहीं पर सो जाती है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। नेक्स्ट डे सू को शीश सेनान से काम के लिए मिलने जाना था, तो वो फंग से लिफ्ट लेती है। उसे वहाँ ड्रॉप कर कर फंग वहाँ से चला जाता है मीटिंग के लिए और कहता है कि मैं बाद में तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। उसके बाद दिखाते हैं कि फंग के ऑफिस में अचानक से लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती हैं, जिस वजह से वो काफ़ी डर गया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फंग के पेरेंट्स कार में झगड़ रहे थे, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फंग का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और फंग की ऐसी हालत को देखकर फ़ौरन डॉक्टर को भी बुला लेता है। फिर जाकर सू को पिक करके ऑफिस लाता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि अब ये ठीक है। तो सू फंग से कहती है कि आखिर ये होता क्या है आपको, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं घर जाकर बताता हूँ। तभी सू को एक बार से उसकी फ्रेंड की कॉल आती है
जो उसे बताती है कि फंग बे ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है और अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तुम आकर प्लीज़ उसे ले जाओ। फिर वो दोनों फंग को लेने के लिए जाते हैं और घर आने के बाद भी फंग बे बच्चों की तरह जिद कर रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, जिस पे सू भी कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, और मेड से भी कहती है कि तुम खाना ले जाओ यहाँ से। फिर उससे पूछती है मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है। तो वो कहता है कि मैं फेयरनेस चाहता हूँ, मैं भी उस लड़की को पसंद करता हूँ जिसे फंग ही पसंद करता है। तो सू से समझाती है कि वो लड़की कोई चीज़ थोड़ी है, वो भी तो इंसान है ना, और वैसे भी जिसके साथ वो रहना चाहेगी वो उसी के साथ रहेगी। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। फंग बे भी उसकी बात समझ जाता है। फिर वो जाकर बारबेक्यू करते हैं, तभी यान भी वहाँ पर आ जाता है। फिर फंग बे उससे भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें। तो वो भी उसे माफ़ कर देता है। उनके ग्रैंडपा भी ये देखकर काफ़ी खुश थे। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब फंग बे को माफ़ी मिल गई है ना, तो ये कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है, जाओ उसे जाकर भेजो वहाँ से। फिर असिस्टेंट जाके उसे बुलाता है और कहता है कि मास्टर आपको बुला रहे हैं। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों आराम से बारबेक्यू करते हैं। खाने के बाद वो वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर यान सू को उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तब 6 या 7 साल का था जब ये सब हुआ, और उस हादसे के बाद मैं बस किसी से भी बात करना नहीं चाहता था। ये सुनकर सू उसे कंसोल करती है और कहती है कि जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, बट आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। फिर ऑफिस में सू खाना खा रही थी, वहाँ उसका एक क्लासमेट लू उसे देख लेता है। रात को सू फंग को फ़ोन पर कुछ पोस्ट दिखा रही थी, तभी उसका फ्रेंड लू उसे मैसेज कर देता है, जिसे देखकर फंग उसे कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया है, और अपना मुंह उधर कर लेता है। तो वो कहती है कि किसका मैसेज आया है। फिर वो पढ़ती है और उसे बताती है कि ये तो लू है, मेरा क्लासमेट, और बस मेरे साथ एक मील खाना चाहता है। फंग कहता है ओ, और सोचता है कि मैं भला इतना जेलस क्यों हो रहा हूँ। नेक्स्ट डे फंग ऑफिस में बैठा था, बस सू के बारे में ही सोची जा रहा था। वो उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम किस रेस्टोरेंट में हो, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। फिर वो उसे रेस्टोरेंट का नाम मैसेज करती है और वो वहाँ फ़ौरन जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सू अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर थी, तभी फंग वहाँ आ जाता है। सू कहती है वैसे आपकी स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही है। फिर सू उनको बताती है कि वो मैरिड है, जिससे लू और उसकी फ्रेंड हैरान हो जाते हैं। फिर फंग सू को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सू फिर से फंग को अपने फ़ोन में कुछ पोस्ट दिखा रही थी, तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें लिखा था यार तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम और चार्मिंग है। फंग भी ये मैसेज पढ़ लेता है और सू सोचती है कि ये सारे के सारे मैसेज तभी क्यों आते हैं जब मैं फंग को कुछ दिखा रही होती हूँ। घर आकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फंग पूछता है कि हाई स्कूल में तुम्हें कोई पसंद था क्या। तो वो कहती है हाँ, एक एनिमे कैरेक्टर था जो बिल्कुल आप जैसा था। तो फंग का मुंह बन जाता है। वो कहती है क्या आप जेलस हो रहे हैं। तो वो कहता है हाँ। तो फिर कहता है कि अच्छा मैं शावर लेकर आता हूँ। सू भी कहती है हाँ ठीक है, और काफ़ी ब्लश कर रही होती है। लेकिन तभी फंग को उसके ऑफिस के काम के लिए जाना पड़ता है और वो सू को किस करता है और कहता है कि रात को आकर हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। वो कहती है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। किस की वजह से सू भी काफ़ी खुश होती है। रात को सैंगलू को एक बुरा ख्वाब आता है, जिसके अंदर वो देखती है कि जिस फ़्लाइट के अंदर फंग बैठा था आने के लिए वापस, वो फ़्लाइट क्रैश हो गई है। तो जब वो ख्वाब से उठती है तो सुबह हो गई थी, लेकिन उसे फंग कहीं भी अपने आसपास नज़र नहीं आ रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती है। फ़ोन के अंदर सबसे पहले फंग को मैसेजेस करती है, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद फंग का कोई भी रिप्लाई नहीं आता और ना ही मैसेज उसकी तरफ जा रहा होता है। तो वो फ़ौरन उसको कॉल कर देती है। वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। वो बहुत ट्राई करती है उसको कॉल करने की, लेकिन फंग का फ़ोन बंद जा रहा था, वो कॉल रिसीव ही नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि आखिर फंग कहाँ पर है, मेरी जान निकल रही है, उसको कुछ हो तो नहीं किया ना, आई होप कि वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तभी फंग पीछे से उसको आवाज़ देता है और कहता है सू। वो उसकी तरफ देखती है और भागकर उसको जाकर हग कर लेती है और कहती है कि आप कहाँ थे, मैंने आपको इतने ज़्यादा मैसेजेस किया, आपने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया।
तो वो कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता था ना, इसी वजह से मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट पकड़ ली ताकि तुम्हारे जागने से पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो वो कहती है कि आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप कभी भी अपना फ़ोन ऑफ़ नहीं करेंगे। आप जानते हैं मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। फिर वो बाद में उसके साथ वॉक पर जाती है और जाकर उसे सब कुछ बताती है अपने ड्रीम के बारे में। तो वो कहता है ओह तो ये बात है, आप इस ख्वाब की वजह से डर गई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना गया हो। तो वो कहती है हाँ यही बात थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहती है कि फंग आई लव यू सो मच, और वो भी उससे अपने प्यार का इजहार करता है। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।